नमस्कार, मैं रवीश कुमार। क्या चीन अब उस तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बना पाता है? अगर बना पाता तो अमरनाथ यात्रा की तरह अगर कैलाश मानसरोवर यात्रा रोक देने पर हंगामा मच गया होता। इससे ज्यादा हंगामा पाकिस्तान के साथ कुछ भी हो जाने पर हो जाता है। कांग्रेस के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि पिछले 45 दिनों में चीन की तरफ से 120 इंकर्जन हुए हैं। इस साल ऐसे 240 इंकर्जन यानी घुसपैठ हो चुके हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अगर सिंघवी की बात सही है तो क्या चीन असाधारण रूप से अपनी आक्रामकता को तीव्र कर रहा है? भारत के लिए सस्ते सामानों के निर्यातक मुल्क कहीं सीमा पर भारी दाम तो वसूलना नहीं चाहता। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के अनुसार भारत ने डोकलाम में 1962 के बाद पहली बार भारी मात्रा में सैनिकों की तैनाती की है नॉन कॉम्बैटिव मुद्रा में। भारत कोई जोखिम नहीं लेना चाहता, लेकिन भारत से $5 अरब का कारोबार करने वाला चीन इतने बड़े बाजार को जोखिम में क्यों डालना चाहेगा? सिक्किम, भूटान और तिब्बत के त्रिकोण पर है डोकलाम। वहां पर चीन की टुकड़ी सड़क बनाने के लिए प्रयासरत है। वहां पेट्रोलिंग कर रही रॉयल भूटान आर्मी रोकती है उस टुकड़ी को और भारत की सेना भी उसमें शामिल हो जाती है। खबर आती है कि चीन ने भारत के अस्थायी बंकर ध्वस्त कर दिए। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि चीन और भारत के सैनिकों के बीच गुत्थम-गुत्था भी हुई, हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ। भारत नहीं चाहता कि चीन वहां सड़क पूरी करे। इससे वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के काफी करीब पहुंच जाएगा। उधर चीन का दावा है कि वह अपनी सीमा में सड़क बना रहा है। भारत उसकी सीमा में अतिक्रमण करने का आरोप लगा रहा है। वहां की सेना पीएलए के प्रवक्ता ने भारत को 1962 के युद्ध की हार याद दिलाते हुए कहा कि भारत की सेना युद्ध के लिए ज्यादा बेचैन न हो। इस हद तक बयानबाजी की जरूरत क्यों पड़ी? भारत के थल सेनाध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने कहा कि भारत अपने आंतरिक उग्रवाद से जूझते हुए भी दो तरफा युद्ध झेल सकता है। भारत कहीं से भी चीन के मनोवैज्ञानिक दबाव में नहीं लगता। बल्कि शुक्रवार को विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत चीन के ताजा कदमों को लेकर चिंतित है और चीन की सरकार को अवगत करा दिया गया है। इस तरह के निर्माण से यथास्थिति में बदलाव आ जाता है। जम्मू कश्मीर सीमा पर भारत और चीन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास टकराते रहते हैं। 2013 और 14 की घटना आपको याद होगी। डोकलाम का विवाद पहली बार इतना चर्चित हुआ है। भारत के रक्षा मंत्री जेटली ने इंडिया टुडे चैनल के कार्यक्रम में कहा कि भारत भी 1962 वाला भारत नहीं रहा, ये 217 का भारत है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी जवाब उधार नहीं रखा। उन्होंने कहा कि चीन भी 1962 वाला चीन नहीं है। रक्षा मंत्री जेटली का कहना है कि इलाके में टकराव की शुरुआत बीजिंग ने सड़क निर्माण की पहल करके की है, जिसे लेकर भारत चिंतित था। डोकलाम का मौजूदा विवादित क्षेत्र मात्र 90 वर्ग किलोमीटर का पहाड़ी इलाका है। भूटान की सीमा तक पहुंचने के लिए चीन डोकलाम के रास्ते सड़क बना रहा है। चीन का कहना है कि सिक्किम पर 1890 की चीन और ब्रिटेन की संधि का भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी समर्थन किया था। चीन के तब के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई को भेजे खत में उन्होंने ये समर्थन किया था। चीन का कहना है कि भारत इस संधि का सम्मान करे और डोकलाम से अपनी सेना हटा ले। भूटान ने चीन से कहा है कि वह उसकी सीमा का अतिक्रमण कर रहा है। इस पर चीन का कहना है कि भारत भूटान को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है। भारत और भूटान के बीच समझौता है कि भारत भूटान की सीमाओं की सुरक्षा करेगा। चिट्ठी दिखाकर किसी भौगोलिक क्षेत्र पर दावेदारी भी अजीब हास्यास्पद है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर चिट्ठी और बयानों से दावा किया जाने लगे तो हो चुका। जाहिर है जानकार समझने का प्रयास कर रहे हैं कि चीन इतना आक्रामक क्यों है। क्या भारत के वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट में शामिल न होने से नाराज है? क्या भारत और अमेरिका की नजदीकी से नाराज है? क्या दलाई लामा के अरुणाचल प्रदेश जाने से नाराज है? कोई एक स्पष्ट कारण नजर नहीं आता और समझ में भी नहीं आती ये बात। 2014 में जब चीन के राष्ट्रपति भारत आए तब तो उनका भव्य स्वागत हुआ, झूला भी झुलाया गया। तब भी चीन ने लद्दाख क्षेत्र में घुसपैठ कर दी। तब भी क्या उस घुसपैठ को हम इन कारणों के संदर्भ में देख रहे थे? तब तो भारत ने वन बेल्ट वन रोड का विरोध भी नहीं किया। आपको बता दें, वन बेल्ट वन रोड चीन का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसका बजट 10 खरब अमेरिकी डॉलर यानी 700 खरब रुपए है, जो भारत की कुल अर्थव्यवस्था का करीब 1/3 है। वन बेल्ट वन रोड चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का सपना है, जिसका मकसद बताया गया है कि एशियाई देशों के साथ चीन का संपर्क और सहयोग बेहतर हो और अफ्रीका और यूरोप को भी एशियाई देशों के साथ करीब से जोड़ा जाए। बीजिंग में इसके उद्घाटन के मौके पर चीन समेत 29 देशों के राष्ट्र प्रमुख और 70 अन्य देशों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस प्रोजेक्ट के तहत जमीन और समुद्री रास्तों का व्यापार मार्गों को बेहतर बनाया जाएगा। कई हाई स्पीड रेल नेटवर्क होंगे जो यूरोप तक जाएंगे। एशिया और अफ्रीका में कई बंदरगाहों से ये रूट गुजरेगा और इसके रास्ते में कई फ्री ट्रेड जोन आएंगे। चीन दुनिया के 65 देशों को एक दूसरे के करीब ला देगा और दुनिया की 2/3 आबादी को अपनी अर्थव्यवस्था से सीधे जोड़ देगा।
भारत ने तब भी अपनी भौगोलिक संप्रभुता को प्राथमिकता दी और इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लिया। मई में चीन क्यों परेशान हुआ था? जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाले पुल का उद्घाटन करने गए, तब तो वे ट्रंप के अमेरिका भी नहीं गए थे और तब तो ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति की ही ज्यादा तारीफ की थी। ब्रह्मपुत्र नदी पर बने इस पुल के कारण असम और अरुणाचल प्रदेश काफी करीब आ गए। यह पुल भारत चीन सीमा के करीब भी है। तब चीन ने बयान जारी कर कहा था कि भारत के साथ उसका सीमा विवाद चल रहा है, इसलिए पूर्वोत्तर भारत में बुनियादी ढांचा निर्माण करने में भारत को संयम बरतना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश में दलाई लामा की यात्रा के समय चीन ने ऐसी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी, मगर यह कारण है तो यूपीए के दौर में भी दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश गए थे। फिर तिब्बत को लेकर भारत ने अपनी नीति में कोई खास परिवर्तन तो नहीं किया है या पुरानी नीति में आक्रामकता का पुट भी नहीं डाला है। जाहिर है चीन हमारे सामने मौजूद कारणों से नहीं चिढ़ा होगा, कारण कुछ और होंगे। चीन को हम तात्कालिक कारणों की नजर से देखने के आदी रहे हैं। बेहतर है तात्कालिक कारणों के साथ साथ उसकी दूरगामी नीतियों की भी समीक्षा करें। हो सकता है कि दुनिया के स्तर पर सामरिक गठबंधन में बदलाव आ रहा हो। भारत के प्रधानमंत्री खुलकर एशिया की सदी की बात करते हैं। चीन एशिया के नेतृत्व करने की दबी इच्छा रखता है, तो हम